नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल संघर्ष की उड़ान पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डैश की राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर को भारत सरकार ने किसान कृषि कल्याण मंत्रालय की ओर के लिए प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाएगी। वर्ष 2016 में भारत के कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी यानी वृद्धि करना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ अर्बन चाइल्ड हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो दोस्तों, 25 मार्च को मनाया जाता है। कब? 25 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस 25 मई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और ट्रांसजेंडर की दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 2015 में हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय वार्षिक महोत्सव में इस दिवस का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक 7 वर्ष को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को भरपूर मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता का जन्मदिन 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को हर वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वह स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख वास्तुकार थे जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आईसीआई एआईसीटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और शीर्ष निकायों की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। उनका जन्म 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें मरणोपरांत 1192 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार डैश की लोक सेवकों के लिए लोक सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सकें और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता को प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। तो दोस्तों, यह 21 अप्रैल को, कब? 21 अप्रैल भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 11 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तारीख इस दिन को मनाने के लिए चुनी है क्योंकि इस दिन को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 को मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारी के परिवारों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील प्रेम कहा था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। कब? 16 मई को। 16 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस डैश की स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह पोखरण द्वितीय की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में प्रत्येक 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 में
में को भारत ने दूसरा सफल परीक्षण परमाणु परीक्षण पोखरण द्वितीय में किया था। तभी से परमाणु परीक्षण पोखरण द्वितीय की वर्षगांठ को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 मई को। युवा मतदाताओं के लिए अधिक से अधिक संख्या राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार देश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो दोस्तों कब किया है? तो यह 25 जनवरी को किया है। नेक्स्ट, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो दोस्तों ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल अल बिलाल नामक पत्रिका समाचार पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता का संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों कब? तो यह 1913 में। कब? 1913 में। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों गीतांजलि के लिए। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो दोस्तों संवाद कौमुदी की अखबार की शुरुआत डॉक्टर राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर राजा राम मोहन राय। स्वतंत्रता आंदोलनों से संबंधित प्रकाश पत्रिकाएं एवं पुस्तकें पत्रिकाएं एवं पुस्तकें लेखक एवं संपादन संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, बाजार अमृत पत्रिका शिविर कुमार घोष, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंदे जीवन सतीश चंद्र सन्याल, नील दर्पण दीनबंधु। आगे हम बात करते हैं तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों तमस नामक उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1973 में हुआ था। सन 1975 में इनका तमस उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट, दुर्गेश नंदनी। दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदनी के लेखक दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर हम बात करें गोबान गबन और करमवीर के लेखक प्रेमचंद हैं। वहीं बात करें इंदुलेखा मलयालम की बात करें तो ओ चंदू मेनन हैं। वहीं गीतांजलि चोखर बली की बात करें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आनंद मठ दुर्गेश नंदनी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है। नेक्स्ट, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जात व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो दोस्तों ये लिखे थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के अग्रणी नेता। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से समाज में फैली जात व्यवस्था की निंदा और जात व्यवस्था के खिलाफ व्यापक सुधार हेतु किए। नेक्स्ट, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक की किसने लिखा? तो दोस्तों कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक जॉन हिक्स ने लिखा। कैपिटल एंड ग्रोथ के लेखक सर जॉन रिचर्ड हिक्स थे। यह पुस्तक गतिशील अर्थशास्त्र के तरीकों से तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। सन 1972 में जॉन हिक्स को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के किसके द्वारा कार्य का वर्णन करता है? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके कार्य पर वर्णन करता है? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के। 18 सितंबर 2018 को पुस्तक चेंजिंग इंडिया का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। इस पुस्तक के लेखक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्री से राजनेता तक की उनकी यात्रा वर्णन किया और अपने जीवन के उपन्यासों के लिए साझा किया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित की सहयोग परिणाम है? तो दोस्तों यह
हिंद स्वराज। कौन सा स्वराज? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी ने पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर भीतर के ब्रिटिश शासन वह ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हिंद स्वराज की मूल रचना गुजराती भाषा में है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी द्वारा लंदन से दक्षिण अफ्रीका के यात्रा के दौरान लिखी गई थी। नेक्स्ट, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष राजस्थान के पुष्कर मेले में किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर एक धार्मिक महत्व है, एक सरोवर है, वहाँ ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन दूर दूर के लोग आकर पुष्कर सरोवर के स्थान पर करते हैं तथा यहाँ स्थित मंदिरों के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। इस अवसर पर यहाँ कई विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थयात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों, ईद अल अजहा बराक ईद। मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए ईद अल अजहा बकरीद त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, संबंधित राज्यों से मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। तो दोस्तों, हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, निशांगंधी महोत्सव और ताज महोत्सव। तो इसको सही क्रम में करना है। तो दोस्तों, यह हो जाएगा कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक, जैसे हम्पी नृत्य उत्सव की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव की बात करें तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। वहीं निशांगंधी महोत्सव की बात करें तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है और ताज महोत्सव की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट, नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकलेश्वर उत्सव दोस्तों यह ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? ओडिशा राज्य में। नवकलेश्वर एक प्राचीन उत्सव है जो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदल कर दिया जाता है। नेक्स्ट, खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्यौहार प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोग द्वारा 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला वंशोत्सव है? तो दोस्तों, वंशोत्सव क्या है? तो यह एक सिग्मोत्सव है। क्या है? सिग्मोत्सव। सिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है जो गोवा के कोंकणी प्रवासी द्वारा धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदाय के शक कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने में मार्च के आसपास महीने में होता है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर से संबंधित है और यह इसलिए ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख बदलती रहती है। नेक्स्ट, डैश झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार है। तो दोस्तों, यह सरहुल त्यौहार जो है झारखंड आबादी की आदिवासी का प्रमुख त्यौहार है। सरहुल झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार है। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद नई फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है क्योंकि यह वर्ष पर्व रबी की फसल काटने के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों, पोंगल जो त्यौहार है जिसको उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, पोंगल त्यौहार दक्षिण भारत में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह एक बहुदिवसीय फसल उत्सव त्यौहार है। इस त्यौहार को थाई पोंगल के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह त्यौहार 14 जनवरी के आसपास ही होता है जो सूर्य को समर्पित है तथा मकर संक्रांति में मेल खाता है। यह पूरे भारत में कई क्षेत्रों में नामों से मनाया जाने वाला उत्सव है। पोंगल उत्सव के 3 दिनों में
3 दिनों को भाई पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल कहा जाता है। ओणम जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है और उगादि जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट, बोनालू बोनालू उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों बोनालू जो है यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार का आयोजन देवी महाकाली की पूजा के रूप में तेलंगाना के जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आषाढ़ या माह जून जुलाई में मनाया जाता है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2014 में बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादों के आगतों के मध्य संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के उत्पाद में सभी साधनों में परिवर्तित किया जा सकता है। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल इंटरेस्ट फंड मनी 1936, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों यह लिखा गया था जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। किसके? जॉन मेनार्ड कीन्स। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक 1936 में जॉन मार्डन कीन्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका केंद्रीय विषय यह था कि रोजगार का स्तर श्रम की कीमत से नहीं बल्कि कुल मांग के स्तर पर रूप से निर्धारित होता है। एड्स स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ मोरल एस्टीमेट 1759 तथा वेल्थ ऑफ नेशनल 1776 नामक पुस्तक लिखी। मिल्टन फ्रीडन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जो खपत विश्लेषण, मौद्रिक इतिहास और सिद्धांत तथा स्थितीकरण नीति की जटिलता पर शोध करते थे, जिन्हें 1976 अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयां निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित की जाती है, वैसे वैसे इसके संगत उत्पाद धीरे धीरे गिरावट आती है? तो दोस्तों किसी कारक के हासमान की प्रतिफल का नियम। नेक्स्ट, किसी कारक के हासमान प्रतिफल के नियम के अनुसार अल्पकाल में यदि उत्पादन के अन्य सभी साधनों को सतत रखते हुए केवल एक परवर्ती कारक को बढ़ाते जाते हैं तो पहले प्रतिफल बढ़ता है, फिर बाद में घटने लगता है और अंत में यह ऋणात्मक हो जाता है। हास्यमान सीमांता उपयोग नियम है यह कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को का आधिकारिक उपयोग करता है, वैसे वैसे वस्तु में उपलब्धता सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। तकनीकी प्रतिस्थापना की सीमांत दर यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो उस दर को दिखाता है जिस का एक कारक घटना चाहिए ताकि अन्य कारक बढ़ने पर उत्पादकता का समान स्तर रखा जा सके। नेक्स्ट, वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार मूल्य के विभिन्न मानों में उत्पादन करने के लिए चुनती है, उस फर्म को कहा जाता है। तो उस फर्म को कहते हैं आपूर्ति वक्र। वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई बाजार मूल्य के विभिन्न मानों पर उत्पादन करने के लिए चुनती है, उसे फर्म का आधार पूर्ति वक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्ति वक्र यानी सप्ली कर्व वह बिंदु है जिस पर कोई फर्म केवल समान लाभ अर्जित करती है, डैश कहलाता है। तो दोस्तों यह ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु का उस मात्रा में लगाया जाता है जिसको विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। पूर्ति वक्र में ब्रेक इवन बिंदु उत्पादन का वह स्तर है जिसमें उत्पादन की लागत किसी भी उत्पाद के लिए रेवेन्यू राजस्व के बराबरी होता है। नेक्स्ट, डैश मांग वक्र लोचदार होता है और होने यह बलोचदार होता है। दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर औसत राजस्व का मानक धनात्मक होता है। अगर हम बात करें सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर यह
बेलोचदार होता है, अर्थात जब मूल्य वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग तीव्र से गिरावट आती है तो इस परिदृश्य को लोचदार मांग कहते हैं। इसके अलावा जब कीमत में कमी इसके में मांग वृद्धि हो तो बाजार में व्यवहार या को लोचदार मांग कहा जाता है। यह मूल्य परिवर्तन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करता है तो इसे लोचदार मांग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को विभाजन गैस कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? यह मांग की कीमत लोच कहते हैं। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अर्थात मांग लोच एक अन्य चर परिवर्तन में सापेक्ष की संवेदनशीलता का एक आर्थिक उपाय है किसी वस्तु या सेवा की मांग पर। नेक्स्ट, लोम्बोक जलडमरू मध्य ज्वार मगर सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। डूरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा है। मलक्का जो जलडमरू है या मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के मध्य जोड़ा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर दोस्तों यह कन्याकुमारी है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी या तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा है एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। पंबन द्वीप प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस द्वीप में रामेश्वरम द्वीप भी है। नेक्स्ट, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी भारत विशाल मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है थार मरुस्थल और पांचवा है समुद्री तटीय मैदान और छठवा है द्वीप। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा है यह मणिपुर राज्यों से नहीं गुजरती है और राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री से 30 सेकंड अक्षांश पर खींची गई है। यह कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यह ग्लोब पर पश्चिमी पूर्व की ओर खींची गई है। काल्पनिक रेखा भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। यह रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों यह कर्क रेखा के द्वारा भारत भूमध्य रेखा के मात्र में 7 कितने डिग्री का उत्तर है? तो दोस्तों भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर है। कितना है? 8 डिग्री। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है हमसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश से तथा 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे ये है कहाँ पे? तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत का पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाथा गुजरात तथा उत्तरोत्तर बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम भूमि कन्याकुमारी तमिलनाडु, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा क्या है? तो दोस्तों भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट है। आगे, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। तो दोस्तों यह दक्षिणी सिरे पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट पर संबंधित है? तो दोस्तों यह 9 राज्यों 5 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के समुद्री तट से
संबद्ध राज्यों की 9 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5% के समय दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगी हुई है। ज्ञात हो कि 26 जनवरी 1920 से दादर नगर हवेली व दमन दीव को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी है केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा डैश से जुड़ी होती है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी होती है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो दोस्तों भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा त्रिपुरा से जुड़ी है। किससे? त्रिपुरा से जुड़ी है। नेक्स्ट, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है यह आकाशगंगा का हिस्सा है। आकाशगंगा, मिल्की वे व क्षीरमार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं हैं। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारे आकाशगंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नेक्स्ट, डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो दोस्तों यह उत्तर पश्चिमी ओर से, किस ओर से? उत्तर पश्चिम ओर में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। हिंदू कुश उत्तरी पाकिस्तान में के विवादित भाग के मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत एक 800 किलोमीटर की लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों के मुक्त होने की ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इन खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आसपास में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। 1 और 1 बराबर 2 प्लस ऊर्जा है। नेक्स्ट, सूर्य के ब्रह्मांड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सूर्य के ब्रह्मांड क्षेत्र को हम कोरोना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम भाग है। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने का कितने समय लगता है? तो दोस्तों यह समय आप देख सकते हैं यहाँ पे, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 अरब 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड के समय लगते हैं। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। तो दोस्तों सूर्य की चमकती सतह फोटोस्फीयर कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर। सूर्य से चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किसी तारे को बाहरी भाग आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में इसके प्रकाश मंडल का तापमान 5500 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशन नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो दोस्तों सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% उपस्थित होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10⁻70 सेल्सियस होता 7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, गैस सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है ये सूर्य वायुमंडल के सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 10 मिनट के कोण समान होता है। तो दोस्तों यह 32 डिग्री होता है। कितना? 32।
सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट कोण समान के होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर यानी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितना होता है? तो यह 1.8 × 10⁻⁸ वाट होता है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 × 10 मेगावाट होता है। सूर्य के चारों ओर सौरमंडल के अन्य ग्रह होते हैं। जैसे सूर्य के फोटोस्फीयर की बात करें तो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है सूर्य प्रज्वाल। क्या बोलते हैं? सूर्य प्रज्वाल। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों को 3 सदस्य समिति, जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्लीव्लैंड, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1996 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन का एक संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों यह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान की पहले सभा का अध्यक्ष 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे रंग है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटों का समय के लिए दर्शाती हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक के लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह हैं। नेक्स्ट, मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे गोल आकार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी के से लिपि अंकित में है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें वंशागुणत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशागुणत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्षों का चुनाव होता है। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो दोस्तों यह मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाना। भारत का एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ का शासन तंत्र के सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान की गणतंत्र अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट, नीचे एक अभिकथन ए और बी और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन आर क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का ए और दो दोनों सही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, दोनों सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। नेक्स्ट,
दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशकों के सिद्धांत का दोस्तों यह कहाँ आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के तहत 3 युद्ध लड़े गए। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया। उसने चेनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्ध में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य पर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के 1757 ईस्वी में हारे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच लड़ा हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा? तो दोस्तों सिराजुद्दौला ने लड़ा। कौन? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों यह 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक दोस्तों यह मीर उस्मान अली खान था। निजाम हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों के पदवी को कहा जाता था। निजाम 1779 में हैदराबाद रियासत के शासक थे और आसफ जाही राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश की स्थापना मीर कासिम उद्दीन कमर उद्दीन सिद्दीकी ने की थी, जो 1713 में ईस्वी में 1721 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र का सूबेदार था। इस रियासत के 7वें और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली कासिम थे। नेक्स्ट, 1911 से 1948 थे जिन्होंने उस समय समर्पण दिया कि भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ मिला लिया जाए। सहायक संधि के परिणाम को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल प्रशासक कौन था? तो दोस्तों यह हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट, वर्ष 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। मैसूर दूसरा राज्य जिसने 1799 में ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। 1801 में बेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्य को स्वयं अपनी रक्षा करने, कूटनीतिक दस्तावेज संबंध स्थापित करने, विदेशियों को नियुक्त करने, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ विवादों का समाधान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। सहायक संधि का इस्तेमाल लॉर्ड बेलेजली ने किया था, परंतु इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। नेक्स्ट, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो दोस्तों सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? तो दोस्तों यह 1765 में किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की। 1764 में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को पराजित होने पर कंपनी ने इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पर अधिकार कर लिया। कंपनी ने यह क्षेत्र सम्राट को देकर इसके बदले बंगाल में की दीवानी प्राप्त की। दीवानी प्राप्त का अर्थ यह था कि जनता कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसके बदले में कंपनी बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई थी। नेक्स्ट,
मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निवारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? तो दोस्तों 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहेत्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष, खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों के 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक, 7 और 12 प्रारंभिक उपनिषद थे। हिंदू धर्म के पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन के पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो दोस्तों यह सत्य। क्या है? सत्य। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें चतुर्थ वर्ग भी कहा गया। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का शासन रूप में अनुसरण करके मोक्ष का अधिकार होता था। अतः दिए गए विकल्प में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यह पिटक। क्या है? पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेद हिंदू धर्म में समान ही महत्व है। पिटक, विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। अधम पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, हिंदू धर्म इनमें से किस देवता को सृजनों को मानता है? तो हिंदू धर्म दोस्तों यह ब्रह्मा को मानता है। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता को देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु इस दृष्टि के संचालन करते हैं और तथा भगवान शिव सृष्टि के विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आर्द्रक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6वें अध्याय संबंधित और सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आर्ण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्यों को राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। तो दोस्तों 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाएं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता को सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट, किस वेद में ऋचाओं यानी वर्ष की संख्या दर्शाती है? तो दोस्तों यह ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो दोस्तों यह ऋग्वेद है। ऋग्वेद डैश का संग्रह है? तो दोस्तों 1028 सूक्तों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन आपसे है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों यह 4 चरण। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन में 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। एक ब्रह्मचर्य जो 0 से 25 साल तक है, दूसरा गृहस्थ जो 25 से 50 साल के बीच है और तीसरा वानप्रस्थ जो 50 से 75 साल है और छठा क्या है? संन्यास जो 75 से 100 वर्ष के बीच में है। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए यक्षित छंदों के साथ साथ विवाहित संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्रों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों यजुर्वेद को। नेक्स्ट,
चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए वांछित वेदों के साथ साथ विभिन्न संस्करणों के लिए अपनाए गए मुद्द गद्य शामिल हैं। नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।